आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसको भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है जिसमें हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को दोनों को कंबाइंडली यूज करके हम इस चैप्टर के साथ पूरी तरीके से डील करते हैं। क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है, कैसे कैसे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को पूरा देखिए और डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। बस आपको कॉपी लेनी है और मेरे साथ साथ आप लोगों को लिखना है, ठीक है? कॉपी लेके रखिएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, जो पहले टॉपिक का नाम है उसका नाम है ऑर्डर एंड डिग्री। मेरे साथ आप लिखते रहिए, ऑर्डर एंड डिग्री। पहला टॉपिक ऑर्डर एंड डिग्री। क्वेश्चन आएंगे और बोलेंगे कि आप ऑर्डर बताइए, डिग्री बताइए वगैरह, ठीक है? ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताना है। सबसे पहले ऑर्डर क्या चीज है वो मैं लिख देता हूं। ऑर्डर का मतलब होता है आपको बस ये सोचना होता है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया है, यानी किसी क्वेश्चन में अगर आपको dy बाई dx दिखे तो आप समझना कि उसका ऑर्डर जो है वो 1 है। अगर आपको d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर दिखे तो समझ जाना उसका ऑर्डर 2 है। तो अब मुझे बताइए, अगर d क्यूब y बाई dx क्यूब दिखे तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3। इस तरीके से आपको ऑर्डर लेना। बेसिकली हमें देखना होता है कि कितनी बार जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है क्वेश्चन में उसमें कितनी बार डेरिवेटिव किया गया होगा। तो आप ऐसे इसको देख के भी आप जज कर सकते हो। ऐसा दिखे मतलब 1 बार पक्का डेरिवेटिव किया, ऐसा दिखे मतलब 2 बार किया, ऐसे किया मतलब 3 बार डेरिवेटिव किया। तो ऐसे आप ऑर्डर लिख सकते हो। डिग्री आप कैसे लिखोगे? अगर आपको डिग्री लिखनी है तो डिग्री का मतलब होता है जिस टर्म को देख के आपने ऑर्डर बताया, इसको देख के अगर आपने ऑर्डर 1 लिखा है तो इसका होल पावर कितना, इसका होल पावर कितना, इसका होल पावर कितना। तो जो भी होल पावर ऑफ ऑर्डर यानी जिसको देख के आपने ऑर्डर बताया उसका जो होल पावर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब ये ऑर्डर हो गया, डिग्री हो गया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवाता हूं, लेकिन क्वेश्चंस कराने से पहले कुछ खास बातें जिसको आपको ध्यान देना है। जैसे पहला पॉइंट बस आपको याद रखना, ऑर्डर जो होते हैं वो एक नंबर में आएगा, इंटीजर में आंसर आएगा। डिग्री भी एक इंटीजर ही होता है, एक नंबर में ही आंसर आएगा। बस इसकी कुछ शर्त है। शर्त यह है, डिग्री के लिए बता रहा हूं, शर्त यह है कि जो भी dy बाई dx है नॉट बी एंगल, ये किसी का एंगल नहीं चाहिए, ठीक है? दूसरा dy बाई dx नॉट इन पावर, जो भी dy बाई dx है वो किसी के पावर में भी नहीं चाहिए। अगर dy बाई dx किसी का पावर मिल गया या फिर dy बाई dx अगर किसी का एंगल बन जाता है तो उस केस में हम डिग्री जो है इन सच केस उस केस में हम बोलते हैं कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? उस केस में बोलना कि जो डिग्री है उसकी वो नॉट डिफाइंड रहेगी। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये आप लिख लीजिए। जैसे कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए और इसमें हमें बताना है कि ऑर्डर क्या रहेगा, डिग्री क्या रहेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर और डिग्री पहचानने के लिए सबसे पहले सोचो कि कितनी बार डेरिवेटिव इसमें किया गया है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो dy बाई dx दिख रहा है, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर दिख रहा है। तो हमेशा ना बड़ा लेना, हाईएस्ट लेना। इन दोनों में बड़ा ये है तो d2y बाई dx स्क्वायर, ये देखो ऐसा, और d2y बाई dx स्क्वायर है तो ऑर्डर कितना रहता है? 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? 2 है। फिर बचा डिग्री। डिग्री आप कैसे लिखोगे? अगर आपको डिग्री लिखनी है तो डिग्री का मतलब होता है जिसको देख के आपने ऑर्डर बताया, वो आपने इसको देख के ऑर्डर बोला, इसका हाईएस्ट पावर देखो। इसका अगर हाईएस्ट पावर देखोगे तो कुछ भी नहीं है, और इसका हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1। कुछ भी नहीं यानी 1 होता है ना पावर में, तो इसकी जो डिग्री रहेगी 1 रहेगी। ये वाले एक्सप्रेशन में इसमें हमें पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करोगे? जैसे ये रूट है, ये रूट का साइन उधर गया तो स्क्वायर बन जाएगा, ये रूट का साइन है उधर गया तो स्क्वायर बन जाएगा। हमेशा पावर जो है वो इंटीजर में चाहिए। रूट का साइन उधर जाके स्क्वायर बनेगा तो ये लिखा है 1/1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये रूट है उधर जाके स्क्वायर बनेगा यानी d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, और जिसका पावर पहले से 3/2 था लेकिन रूट उधर जाके एक और स्क्वायर आएगा तो इनटू में 2, ये रूट वाला इधर जाके स्क्वायर बन गया, 3/2 पुराना वाला, ये 2 के साथ 2 कट गया। अब आप सोचो कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा और डिग्री क्या रहेगी। ऑर्डर सोचना है और डिग्री सोचनी है। तो ऑर्डर कैसे सोचेगा? ऑर्डर मतलब देखो कितनी बार, इधर देखोगे तो एक ही बार डेरिवेटिव किया है, इधर देखोगे तो 2 बार डेरिवेटिव किया है, तो जिसका हाईएस्ट पावर है वो लेना। इसका ऑर्डर रहेगा 2,
और डिग्री मतलब इसका पावर, इसका होल पावर कितना था, 2 तो कट गया तो बचा कितना 3, तो डिग्री रहेगा 3। ऑर्डर और डिग्री हमेशा पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ऑर्डर हमें बताना है, तो ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर मतलब कितनी बार डेरिवेटिव किया, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे देखो 4 बार है ना, 4 बार डेरिवेटिव किया, तो इसका ऑर्डर रहेगा 4। रही बात डिग्री की, डिग्री क्या रहेगी, डिग्री जो है मैंने आपको बोला था डिग्री बताने के लिए इसका पावर देखते हैं, लेकिन जब आप इसका पावर देखोगे तो 1 आएगा, तो डिग्री 1 नहीं लिखना, लेकिन डिग्री के लिए एक शर्त कहते हैं पूरे एक्सप्रेशन में जो है dy बाई dx कभी भी एंगल नहीं चाहिए और dy बाई dx पावर में भी नहीं चाहिए। तो आप देखो dy बाई dx है वो साइन का एंगल है, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में नहीं चाहिए। एक भी जगह पे ऐसी गड़बड़ मिली तो डिग्री सीधा नॉट डिफाइन लिखना, डिग्री फिर इसकी 1 नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी वजह से इसकी डिग्री 1 भी नहीं रहेगी, तो हम लिखेंगे इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन है, हम नहीं बता सकते कि उसकी जो डिग्री है वो क्या रहेगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि एंगल में dy बाई dx नहीं चाहिए या फिर पावर में भी नहीं चाहिए, ऐसा दिखे तो सीधा सीधा नॉट डिफाइन लिख के आ जाना, ठीक है। ऑर्डर हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर 4 है तो 4 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन करने होते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइटल है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको बोला जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, जैसे ये वाला देखो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है C1 और C2 जो है वो कांस्टेंट है, तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, कांस्टेंट्स को रिमूव करके दिखाना होता है, इससे हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो वो करोगे कैसे, तो आप सबसे पहले स्टेप इसमें याद रखना, जितने कांस्टेंट उतनी बार डेरिवेटिव, यानी हम क्या करेंगे, जितने हमें कांस्टेंट देंगे उतनी बार ही हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, उतनी बार डेरिवेटिव करना और उसके बाद हमें एक्सप्रेशन बनाना होता है। तो आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे देखोगे ये एक्सप्रेशन दिया है और हमें बोला है कि एलिमिनेट आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करो, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म ही करना है। तो कैसे करूँ, इसमें C1 और C2 दो कांस्टेंट है, यानी मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो मैं पहले एक बार करता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज e टू द पावर x का बनेगा e टू द पावर x प्लस, अब सेकंड टर्म एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो C1 का डेरिवेटिव 0, C2 एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। फिर इसके बाद देखोगे तो ये पूरे एक्सप्रेशन में से e टू द पावर x कॉमन आता है, तो आप e टू द पावर x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा C1 प्लस C2x प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा C2, तो ये मेरे पास आ गया dy अपॉन dx, ठीक है। फिर आगे और क्या कर सकते हैं, अच्छा एक चीज आप यहाँ पे नोट करना, अपने फालतू में कॉमन लिया है ना, बिना कॉमन अगर आप कॉमन नहीं लेते तो देखो इसमें एक चीज आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ e टू द पावर x C2, तो आप ऑब्जर्व करना ये वाला तो एज इट इज रखा, इस पूरे पैटर्न में ये जो भी चीज लिखी है ये अपना ओरिजिनल क्वेश्चन ही बन गया, देखो ये अपना ओरिजिनल क्वेश्चन ही बन गया। तो आपको ना इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओ देखना कि पुराने वाली टर्म तो वापस नहीं मिल रही है, जैसे पुराने वाली टर्म मिल गई वो रख देना, जैसे इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x और ये ब्रैकेट, e टू द पावर x और ये ब्रैकेट दिखे तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं y, तो इस एक्सप्रेशन की जगह पे मैं लिखूंगा y प्लस जैसे का वैसे ये e टू द पावर x C2 जैसे का वैसे। कितनी बार डेरिवेटिव किया, एक बार, ठीक है, मैंने एक बार डेरिवेटिव किया तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन डेरिवेटिव कितनी बार करना था, जितने कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स कितने हैं C1 और C2 2 कांस्टेंट है, यानी मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो ये तो मैंने एक ही बार किया और मैंने इस बात का भी ध्यान रखा कि ये पुराने वाली चीज उसमें इंक्लूड हो। अब इसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई dx का बन जाएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, यानी डबल डेरिवेटिव आएगा, इसमें y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx प्लस इसका डेरिवेटिव करना है, C2 कांस्टेंट है तो C2 जैसे का वैसे, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो मैंने दूसरी बार जब डेरिवेटिव किया तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन का ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब आगे क्या करेंगे, 2 बार डेरिवेटिव करने को बोला है, 2 बार डेरिवेटिव कर गया, लेकिन कांस्टेंट आप देखना रिमूव नहीं हुआ है, उन्होंने क्या बोला था कांस्टेंट रिमूव होने चाहिए ना, एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कौन रिमूव नहीं हुआ, तो वो है C2, यानी मेरे को C2 को हटाना है। अब कुछ इस पैटर्न को इस तरीके से देखो कि C2 हट जाए,
बस C2 नहीं चाहिए मेरे को। तो वो कैसे हटाएंगे, तो एक काम करते हैं, ये देखो ये C2 e टू दी पावर x, इक्वेशन नंबर 2 में बोला है कि C2 e टू दी पावर x दिखे तो आप dy बाय dx और y को शिफ्ट करोगे तो माइनस y, यानी e टू दी पावर x C2 की जगह पे dy बाय dx माइनस y लिख सकते हैं। तो ये d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर जैसे का वैसे एंड इज इक्वल्स टू ये dy बाय dx जैसे का वैसे और प्लस में C2 e टू दी पावर x, C2 e टू दी पावर x की जगह पे ये y माइनस y था, इसकी जगह पे लिखेंगे dy बाय dx और ये इधर शिफ्ट होके बन जाएगा माइनस में y। तो इसकी जगह पे ये एक्सप्रेशन की जगह पे ये एक्सप्रेशन है, कहां से आया, तो बाय 2, ये सेकंड वाली इक्वेशन को देख के। अब पूरी कहानी से कांस्टेंट हमने हटा दिया है मर्ज वगैरह करके, बस इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। ये लिखा है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाय डी एक्स 2 बार है, इधर आया तो माइनस में 2 बार डी वाई बाय डी एक्स, माइनस वाई इधर आया तो प्लस में वाई इज इक्वल टू 0, और ये अपना कौन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस के साथ डील करने होते हैं। याद कर रखना, बस किसी तरीके से कांस्टेंट को हटाना है। कांस्टेंट को कैसे हटाते हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएट करना होता है। कितनी बार डिफरेंशिएट करना, जितने कांस्टेंट है, C1 C2 दो कांस्टेंट थे इसलिए 2 बार डेरिवेटिव किया, और ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन, और जब डेरिवेटिव किया तो ये एक और इक्वेशन मिल गया। बस इन तीनों को इस तरीके से मर्ज अप करो कि कांस्टेंट हट जाए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये आप लिख लीजिए। इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखते हैं। इसमें जितने, बस एक ही फंडा याद रखना, जितने कांस्टेंट है उतनी बार डेरिवेटिव करने। इसमें कितने कांस्टेंट्स है, एक्स और वाई तो वेरिएबल है, तो कांस्टेंट्स कौन है, ये ए आर्बिटरी कांस्टेंट ना, ये ए लेना, 4 तो सिंपल नंबर हो गया, एक ही बात करो। एक आर्बिटरी कांस्टेंट है मतलब मैं एक ही बार डेरिवेटिव कर सकता हूं, आपको एक ही बार 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 नहीं करते जाना, जितने कांस्टेंट है उतनी बार ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करना, ना ही उससे कम करना है। तो एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएट करने का जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा उसको, और जो क्वेश्चन दिया है उसको इस तरीके से मर्ज करो कि कांस्टेंट हट जाए। तो डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आप अपनी कॉपी में भी ट्राई कर सकते हो। एक यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3y स्क्वायर, पर ये y वाला बन रहा है, y वाला रहा तो dy बाय dx आएगा, इज इक्वल्स टू 4ax, 4a कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इनको इस तरीके से मर्जअप करो कि कांस्टेंट हट जाए। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और डेरिवेटिव करने के बाद जो मिला ये एक इक्वेशन है। अब इसमें क्या करें कि कांस्टेंट हट जाए, क्योंकि कांस्टेंट हटा नहीं है ना, यहाँ पे कांस्टेंट हटा नहीं है। 4a को देखो मैं किस तरीके से हटा रहा हूं, ये लिखा है 3x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू 4a की जगह पे, यहां से देखो 4a की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 4a मतलब क्या आएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाय x, तो 4a की जगह पे मैं लिख रहा हूं x क्यूब प्लस y क्यूब और डिवाइडेड बाय ये x करेंगे, तो 4a की वैल्यू मिल जाएगी। ये कहां से आया, तो बाय 1। इस एक्सप्रेशन से जो 4a की वैल्यू है x को शिफ्ट करने के बाद वो यहां रखें। अब आगे, अब आर्बिटरी कांस्टेंट है नहीं, बस अब शक्ल सुधारो तो हो गया। ये x को इधर भेज देते तो ये x जब जाएगा ये दोनों के पास मल्टीप्लाई होगा। ये लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस y क्यूब। और क्या कर सकते हैं, ये पूरी पार्टी को यहां बुला लो ताकि इक्वल्स टू 0 बने। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो इक्वल्स टू 0 बनाना। तो ये 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x क्यूब, सॉरी स्क्वायर, 1 मिनट, ये x क्यूब हो जाएगा, x इंटू x क्यूब होगा, और 3x क्यूब में से x क्यूब गया तो 2x क्यूब आएगा। फिर ये लिखा है 3xy स्क्वायर dy बाय dx, y को भेजोगे तो माइनस में y क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो अपना जो फाइनल आंसर है वो कुछ ये आएगा। इसमें देख सकते हो कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है, a नहीं होना चाहिए। सिमिलरली और एक देखते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। यहां तक तो आ गया था। इसमें अगर आप देखोगे तो कितने कांस्टेंट है, a और b, दो कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट है मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट है e टू द पावर 5x का, e टू द पावर 5x इनटू में 5 प्लस इसका करोगे तो b कांस्टेंट है e टू द पावर माइनस 5x और इसका माइनस 5। ये मैंने डेरिवेटिव किया, चेन रूल। नेक्स्ट आगे क्या करोगे, तो ये dy बाय dx जैसे का वैसे, कुछ कॉमन नॉमन आता है कि, तो आप देखो इसमें से ना ये
5 कॉमन आता है, 5 तो आप एक काम करो 5 कॉमन ले लो, तो बचेगा कौन, तो यहाँ पे बचेगा ए टू दी पावर 5x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बचेगा b e टू दी पावर माइनस 5x। और क्या करें, अच्छा मुझे 2 बार करना था ना, एक बार मैंने कर लिया, एक और बार डिफरेंशिएट करते, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। 5 कांस्टेंट है तो ये जैसे का वैसे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यहां पे ध्यान देना a कांस्टेंट है तो a भी जैसे का वैसे, और e टू दी पावर 5x का डेरिवेटिव e टू दी पावर 5x इंटू 5, सिमिलरली माइनस b इंटू e टू दी पावर माइनस 5x का e टू दी पावर माइनस 5x इंटू माइनस 5, ये मैंने डिफरेंशिएट किया। उसके बाद आप देखो वापस से इसमें से देखो 5 कॉमन आता है, फिर से 5 कॉमन आएगा, और जैसे आप 5 कॉमन लोगे, पहले से 5 एक और कॉमन आ गया तो ये बन जाएगा 25, तो बचा कौन a e टू दी पावर 5x माइनस माइनस प्लस b e टू दी पावर माइनस 5x, ये बन गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब आगे मैं इसको लिखूंगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, ये जो चीज दिखी है ये तो अपना सवाल ही है, देखो a e टू द पावर 5x प्लस b टू द पावर माइनस 5x, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं y, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, और ये पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे क्या लिखेंगे y, और ये कहां से आया बाय 1, बस दैट्स ऑल, अपना कांस्टेंट हट गए और ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहे तो इसको शिफ्ट भी कर सकते हो और इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax बोला है, कॉन्स्टेंट्स कितने, तो एक ही कांस्टेंट है और एक ही कांस्टेंट रहा मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो करेंगे कैसे, तो इसको पहले लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y और ये y का था इसलिए dy बाय dx, 4a कांस्टेंट है तो वो जैसे के वैसे, और x का डेरिवेटिव होता है 1। अब आगे क्या है, उसमें से तो मेरे को 4a निकालना था, ये 2y जैसे का वैसे और ये dy बाय dx भी जैसे का वैसे, इक्वल्स टू 4a को हटाना है, 4a की जगह क्या करें, फिर से डिफरेंशिएट नहीं करना क्योंकि आप एक ही बार कर सकते थे, एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार कर सकते, जितने कांस्टेंट रहेंगे उतनी बार ही परमिशन रहती। 4a को यहां से 4a की वैल्यू निकालो, इसे इक्वेशन नंबर 1 अगर हम बोलते हैं तो 4a की वैल्यू x को शिफ्ट करना तो y स्क्वायर अपॉन x, तो 4a की जगह y स्क्वायर अपॉन x, फिर आप थोड़ा सा शिफ्टिंग विफ्टिंग कर लो, यहाँ पे x को इधर भेज देना तो ये लिखा है 2y dy बाय dx, और एक काम करते हैं ना x को शिफ्ट करेंगे ना, अच्छा ये y कट रहा है, ये y स्क्वायर है और एक y कट गया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा और बचेगा कौन इज इक्वल्स टू y अपॉन x, x को शिफ्ट कर दो तो 2x dy बाय dx, y को शिफ्ट करोगे तो माइनस y इज इक्वल्स टू 0, ये अपना बन गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है या किस तरीके से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, फॉर्म वाले और थोड़े से कुछ वर्ड प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि वो बोलेंगे कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके बताओ, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम देते हैं 2 मार्क्स के लिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन 2022 और 24 में पूछ चुके हैं। इस क्वेश्चन बोला कि एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल इज मूविंग along the x-axis, its acceleration at time t is proportional to its velocity at that time. Find the differential equation of motion of particle. क्या आप डिफरेंशियल इक्वेशन बता के बताओ। पहली बात तो देख के ही पूरा ऊपर जाता है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचोगे तो मेन शब्द पकड़ना। मेन शब्द क्या है, तो यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जो भी एक्सेलरेशन है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के साथ, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो टाइम के अनुसार, यानी जो भी एक्सेलरेशन हमें दिया है, जो भी एक्सेलरेशन दिया है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल को तो ऐसे लिखते हैं, और किसके साथ प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के साथ, ये वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको एक चीज सिखाई जाती है कि जो भी एक्सेलरेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो डबल डेरिवेटिव होता है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये डबल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अच्छा प्रोपोर्शनल टू, और वेलोसिटी ये सिंगल डेरिवेटिव होता है, मतलब डी एक्स बाय डी टी, ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का। फिर आगे क्या करो, आगे कुछ नहीं है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करते, तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए के लगाना पड़ेगा कांस्टेंट,
तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल को हटा इसकी जगह पे k लिखा और ये डी एक्स अपॉन डी टी। आगे क्या, आगे कुछ नहीं, बस हो गया, इतना ही है। इसमें k को रिमूव नहीं करना है क्या सर? तो नहीं, इसमें k को रिमूव नहीं करना है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो इसको रिमूव नहीं करना। यही अपना आंसर है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ प्रोपोर्शनल थी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसकी जगह पे इक्वल्स टू k लिखना। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग और भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, मेरे को पूछना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, कमेंट कर सकते हो या मेरे को डीएम भी कर लेना, मैं उसके सॉल्यूशन बता दूंगा। अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, या आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइटल है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% इसके ऊपर क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए वो पूछेंगे ही, और क्या बोलेंगे कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ। आप कोई भी साल का पेपर उठा के देख लो, आप में दिखेगा इस सॉल्व करके दिखाना है हमें। तो हालांकि ये करते कैसे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव को हटाना। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, डेरिवेटिव को हटाना है। अब डेरिवेटिव को कैसे हटाते हैं, तो डेरिवेटिव को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे और क्या। लेकिन हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उससे कुछ टेक्निक्स है, इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ मेथड्स है, वो हम देखेंगे और लास्ट में जाके फिर इंटीग्रेट करेंगे। कौन कौन सी मेथड है? अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो तो इसकी पहली मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड यानी हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट सेपरेट करके देखते हैं। अगर वेरिएबल सेपरेट सेपरेट हो गए, सेपरेट सेपरेट मतलब x वाले अलग, y वाले अलग, इक्वल्स टू के इधर उधर, अगर वेरिएबल सेपरेट सेपरेट हो गए तो उसे वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। कभी कभार कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि उसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं होते, बहुत कोशिश कर लो तो सेपरेट ही नहीं होते। अगर सेपरेट नहीं हुआ तो उस केस में हम सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन। उस केस में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे, जिसे होमोजीनियस भी बोला जाता है। एंड थर्ड वन, कभी कभी क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन से भी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, नॉर्मल भी सेपरेट नहीं हो रहे। फिर लास्ट हमारे पास टॉपिक आता है जिसे बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इन अदर वर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली मेथड भी बोलते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF भी बोलते हैं। तो ऐसे हमें 3 मेथड्स हमें देखना है, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहली मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी वेरिएबल को हम सेपरेट सेपरेट करेंगे, सेपरेट हो गए तो सीधा इंटीग्रेट कर देंगे। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे, U T V ऐसे बोल के देखेंगे, और फिर सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी सेपरेट नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन रहेगा अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। ठीक है, तो वन बाय वन सारे मेथड देखेंगे। सबसे पहला मेथड मैं पढ़ा रहा हूं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा अपना मेथड नंबर 1, इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब वेरिएबल सेपरेबल की क्या चीजें हैं जो आपको याद रखना है। हम क्या करेंगे, dy वाले लोग अलग, इधर सारे के सारे y वाले लोग, और इधर सारे के सारे dx वाले लोग। ठीक है, याद रखना, लेफ्ट साइड में सारे dy वाले रखना, राइट साइड में सारे dx वाले रखना। मतलब ऐसे सेपरेट सेपरेट करना है, सबके सब y वाले और सबके सब x वाले, इस तरीके से करना है। दूसरी चीज, dy और dx हमेशा न्यूमरेटर में चाहिए, dy और dx हमेशा न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। सही वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्व करके बताना है 2e to the power x plus 2y dx minus 3dy is equals to 0। वेरिएबल को सेपरेट सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो x और y मर्ज है तो इनको सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करूं, तो 2 जैसे का वैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ e to the power x into e to the power 2y। लॉ ऑफ इंडाइसेस लगा, e सेपरेट सेपरेट दे दिया, कुछ इस तरीके से बनेगा, प्लस का इनटू बन जाता है, dx जैसे का वैसे माइनस 3, dy जैसे का वैसे, और इक्वल्स टू 0। वेरिएबल को सेपरेट करना है। ठीक है, तो आगे क्या आएगा, तो एक काम करते हैं, पहले तो dx और dy को अलग, ये dx वाले को इधर भेज देते हैं, dy इधर ही रहने देंगे, dx वाले को इधर भेजेंगे। तो ये लिखा है इस साइड में माइनस में 3 dy इज इक्वल्स टू, इसको शिफ्ट करोगे तो माइनस में 2 e टू दी पावर x e टू दी पावर 2y dx। अभी भी वेरिएबल सेपरेट नहीं, इधर देखो x और y का कॉम्बिनेशन, तो ये e टू दी पावर x को बोलेंगे कि तुम इधर आ जाओ, सॉरी e टू दी पावर 2y को, इधर y वाले चाहिए ना, e टू दी पावर 2y को इधर भेजेंगे। अच्छा, नंबर आप कहीं पे भी रख सकते हो, नंबर का कोई इतना टेंशन नहीं होता,
बस ये e टू द पावर 2y जो है उसको y के पास लेके जाएंगे। आप देखना माइनस के साथ माइनस भी कट रहा है, तो वो मैंने कट कर दिया। यहाँ पे बचेगा 3 और e टू द पावर 2y ये नीचे आ जाएगा, और इधर लिखा है dy जैसे का वैसे, ये लिखा है 2e टू द पावर x dx। अब आप देख सकते हो वेरिएबल पूरी तरीके से सेपरेट सेपरेट हो चुके हैं, और जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए इंटीग्रेशन का हमला बोल देना। हम करेंगे इंटीग्रेट। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 को हम धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव में भी बाहर आता है और इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट एज इट इज बाहर आता है। और यहाँ पे क्या आएगा, e टू द पावर 2y है, इसको अगर आप ऊपर में लिखोगे तो e टू द पावर माइनस 2y बनेगा। इंटीग्रेशन नहीं किया, बस इसका इंटीग्रेशन जम जाए इसलिए इसको बस ऊपर में लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे 2 भी इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और इसका इंटीग्रेशन करना है e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इंटीग्रेट करते हैं, ये 3 जैसे का वैसे e टू द पावर माइनस 2y का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर x जैसा अज्यूम करो, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x एज इट इज ही आता है, और y का कोएफिशिएंट -2 तो डिवाइडेड बाय -2 आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का रूल लगाया, इसका इंटीग्रेशन एज इट इज, और इधर -2y जो है उसका -2 नीचे, इक्वल्स टू कांस्टेंट है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है। अब मैं क्या करूं, इसके बाद आप देखना यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट c ले लेते हैं, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन किया ना, तो इंटीग्रल कांस्टेंट आपको c लिखना पड़ेगा। अब आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा खासा अगर बनता होगा तो बना लेते हैं। ये निगेटिव वाली चीजें इसको नीचे लेके जाएंगे, ये 2 को आप उधर भेज सकते हो। ये लिखा है 3, इसके बाद इधर लिख रहा हूं, ये बनेगा 3 एंड और क्या कर सकते हैं, ये 2 को इधर भेज रहा हूं, ये डिवाइडेड बाय e टू द पावर -2y, इसको नीचे लिखेंगे e टू द पावर +2y इज इक्वल्स टू, ये वाला जो 2 है -2 जो है वो इसको दे देंगे, तो 2 2 जा 4 यानी -4 e टू द पावर x प्लस, अच्छा ये वाला 2 ना कांस्टेंट के पास ही जाएगा, तो कांस्टेंट में कोई भी चीज आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो ये -2 से अगर आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई भी करने जाओगे तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसे C1 लिखो या C लिखा तो भी चलेगा। C1 कौन है, तो ये 2 इंटू C है बेसिकली। फिर आगे क्या करें, और इसका साइन का भी टेंशन लेना, कांस्टेंट का साइन प्लस ही रहना, माइनस भी रहा तो भी प्लस लेना, क्योंकि साइन का भी फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या करें, तो ये माइनस वाली चीजें इसको इधर बुला लो, तो ये लिखा है 3 अपॉन e टू द पावर 2y, इसको ऊपर भी रखा तो भी चलता है, कोई गड़बड़ नहीं है, और प्लस में 4 e टू द पावर x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बस, तो ये हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आप देखो आंसर में कहीं पे भी dy बाय dx नहीं, ये भी करेक्ट आंसर माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, इतना लिखा तो भी चलता है। ठीक है, बस रूल ये है कि dy बाय dx जो है वो हट जाना चाहिए, तो dy बाय dx हट गया यानी ये अपना आंसर रहेगा। अगर आप ये ऊपर वाला क्वेश्चन देखोगे, इसमें भी एक थोड़ी सी झलक मार लेते हैं। इसमें लिखा है y dy बाय dx प्लस x इक्वल्स टू 0, और ये 2022 में एकदम पिद्दी सा क्वेश्चन आया था, और बोला है कि इसको आप सॉल्व करके बताओ। तो पहला दिमाग में वही रखना, वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे सेपरेट करूं, तो पहले x को उधर भेज के देखते हो, तो ये बन जाएगा y dy बाय dx इज इक्वल्स टू -x, फिर dx को भी भेजो तो y dy इक्वल्स टू -x dx। हो गए वेरिएबल सेपरेट। देखो ना, y वाले अलग x वाले अलग। अब क्या करो, इंटीग्रेट करो। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद y का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, और कांस्टेंट तो रूट बदलू रहेगा, मतलब c लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे। अब देखो इसके डिवाइड में 2 है, इसके डिवाइड में 2 है, सबको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिखा है y स्क्वायर, इसको 2 से करोगे तो 2 कट गया, -x स्क्वायर को इधर बुलाएंगे तो प्लस x स्क्वायर, और 2 इंटू कॉन्स्टेंट करोगे तो 2 इंटू सी आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको सिखाया कि कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है। तो इसमें इसको आप ऐसा लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2022 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट है। इसको याद है ये किसका इक्वेशन होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो याद रखना, जिनको नहीं पता, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट ये सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो एक एमसीक्यू भी आया था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, कोई तो भी पीवाईक्यू में पूछा था कि ये जो y dy बाय dx प्लस x इक्वल्स टू 0 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल करता है, पैराबोला करता है, इलिप्स करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है।
तो इसको सॉल्व करने पे आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, यानी ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका आंसर सर्कल रहेगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। पीवाई क्यूज में आपको इस तरह के क्वेश्चन भी दिखेंगे। इनको भी करने का तरीका वही है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दोनों क्वेश्चन एक जैसे है, ये 2021 में आया था और ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों में से कोई एक मैं बताऊंगा, एक आप घर पे होमवर्क एज ए ट्राई करना। साइन कॉस वाला आई थिंक आपसे जम जाएगा, ये सेक और टैन वाला मैं बता देता हूँ। इसको आप कैसे करोगे, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैंने तरीका क्या बताया कि वेरिएबल को सेपरेट करना है, dy वाले अलग, dx वाले अलग। ये dx वाले लोग इन सबको उधर भेजेंगे, इक्वल्स टू के उधर भेजेंगे। तो ये लिखा है सेक स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल, ये पूरी पार्टी उधर जाएगी तो निगेटिव बन जाएगी। निगेटिव में कौन, तो सेक स्क्वायर x इंटू में tan y इंटू में dx। तो dx एक तरफ लिखा, dy एक तरफ लिखा, तो पहले dy और dx को फिक्स कर देना। अब वेरिएबल को सेपरेट करो, इधर साइड में सिर्फ y वाले चाहिए तो ये x वाले को भगा दो, इधर साइड में सिर्फ x वाले चाहिए तो y वाले को भगा दो। भगा दो मतलब इधर साइड शिफ्ट करो। ये लिखा है सेक स्क्वायर y dy, और ये जो tan y है ये नीचे आ जाएगा। इधर साइड में ये लिखा है माइनस में सेक स्क्वायर x dx, और डिवाइड में ये tan x मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा। दैट्स ऑल, वेरिएबल सेपरेट हो गया। फिर इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेट, और जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आप ध्यान देना, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, tan का डेरिवेटिव ऊपर है, यहाँ पे भी tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऊपर लिखा है। तो इंटीग्रेशन में किसी का भी डेरिवेटिव अगर ऊपर रहा तो आंसर लॉग में आता है। तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कौन है, tan y इज इक्वल टू, इसमें यह आ जाएगा माइनस, जैसे का इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी tan x। अब कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा एक और चीज आपको सिखा रहा हूं, ये लॉग में है तो कांस्टेंट भी खुद को लॉग में ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम c लिखते थे ना, तो ये लॉग में तो कांस्टेंट भी खुद को कैसे करेगा, ये रूप देखेगा कि अच्छा ये लॉग में मेरे को भी लॉग में बनना है, ये भी लॉग में बनेगा। ऐसा कर सकते हैं क्या, तो हाँ कांस्टेंट के साथ आप कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हो। ठीक है, तो c आ जाएगा, यहाँ पे log c लिखा है मैंने। लेकिन सबको लॉग में बनाने का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि लॉग फिर आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो। क्या होगा इसमें, ध्यान से देखना, इसमें देखोगे तो ये माइनस वाली टर्म है, इधर है तो प्लस वाली बन जाएगी। तो ये लिखा है लॉग में tan y, ये बन जाएगा प्लस में लॉग ऑफ tan x, और इक्वल्स टू यहाँ पे कौन लिखा है, log c। फिर क्या करूं, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी की प्लस रहा तो ये दोनों इंटू में आते हैं। लॉग आपको एक ही बार लिखना है, और इंटू में कौन आएगा, tan y इंटू में tan x, और इक्वल्स टू इधर कौन लिखा है, log c। अब आप ये लॉग के साथ लॉग कैंसिल करो तो इसको आप लिख सकते हो tan x इंटू tan y, शफल किया जस्ट, और इज इक्वल्स टू कौन है, c। दैट्स ऑल, ये अपना फाइनल आंसर है। ये वाला भी क्वेश्चन वैसे ही ट्राई करना, शिफ्टिंग करना, साइन नीचे आएगा, कॉस इधर जाएगा, फिर आपको ये भी दिखेगा कि साइन का डेरिवेटिव कॉस ऊपर है, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऊपर है। फिर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख के बिल्कुल ऐसे ही करना है, उसमें भी जो c आएगा वो log c लेके सॉल्व करना। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अगली मेथड है सब्स्टिट्यूशन। कभी कभार क्या होता है, इक्वेशंस को जब हम देखते हैं तो वो वेरिएबल उसमें सेपरेट नहीं हो पाते। जैसे ये वाले क्वेश्चन में आप कितना भी कोशिश कर लो, dy वाले अलग, dx वाले अलग, तो वो सेपरेट होंगे ही नहीं। जैसे यहाँ पे ये एंगल बीच में टांग अड़ाएगा, है ना, इसमें भी अगर आप कोशिश करोगे वेरिएबल सेपरेट करने की तो वो सेपरेट नहीं होंगे। तो जब वेरिएबल सेपरेट होने का नाम नहीं लेते हैं तब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब u या फिर t ऐसा बोलते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर कोशिश करते हैं कि अच्छा अब ये वेरिएबल सेपरेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर वेरिएबल फिर भी सेपरेट नहीं होता है तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी अगर सेपरेट नहीं हो रहा है, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं, फिर हमारे पास तीसरी मेथड है, हम उसकी तरफ जाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली। पेपर में जो भी क्वेश्चन देंगे वो तीन में से कोई ना कोई पक्का उसमें यूज होगा। ठीक है, लेकिन सर सब्स्टिट्यूट करेंगे कैसे, किसको t मानना है किसको u मानना है, कैसे पता लगता है, तो कुछ छोटी बेसिक ट्रिक्स बता रहा हूं, वो याद रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एंगल्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको t या फिर u नाम दे देना। ठीक है, या फिर कभी कभी हम क्या करेंगे, एंगल्स को u बोल के देख सकते हैं, या फिर जो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म आपको दिखेगी किसी भी क्वेश्चन में, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नाम का ब्रैकेट होगा, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में एक गंदा सा कहीं पे ब्रैकेट ब्रैकेट दिखे तो समझ जाना उसे हमें क्या बुलाना है, u बुलाना है। या फिर सबसे ज्यादा पॉपुलर, अगर आपको y अपॉन x या फिर x अपॉन y दिखे
बार बार कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, जैसे एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स ऐसा दिखे, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, यू करना। ठीक है, ये कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स है जो आपको याद रखना है। जैसे इस क्वेश्चन को देख के आप मुझे बताओ कि किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। एक कोसेक का एंगल एक्स प्लस वाई, क्योंकि एंगल में जनरली सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को यू मानेंगे। तो लेट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो एक्स प्लस वाई है उसे हम क्या बोलेंगे, यू। और हमेशा याद रखना, जब भी सब्स्टिट्यूट करते हो, खास करके इंटीग्रेशन में हुआ, इस चैप्टर में हुआ, जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो डिफरेंशिएट करना कंपलसरी है। क्वेश्चन गया, क्वेश्चन बाद की बात है, मतलब एक क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो तो बात की बात है। आपने सब्स्टिट्यूशन लिया ना, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया है। तो हमेशा देखना उसको डिफरेंशिएट करना कंपल्शन है। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, एक्स प्लस वाई को अगर यू बुलाता हूं और डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव बनेगा 1, y का डेरिवेटिव बनेगा dy बाय dx इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव बनेगा du बाय dx। तो मेरे पास दो चीजें आ जाएगी, एक जो सब्स्टिट्यूट किया वो, और सब्स्टिट्यूशन का जो डिफरेंशिएशन आया वो। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में रखनी है। क्वेश्चन का आ गया, इस क्वेश्चन में रख दो। क्या रखो, तो देखो क्वेश्चन में अगर आप रखोगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या, x प्लस वाई की जगह u लिखना है और 1 प्लस dy बाय dx की जगह पे du बाय dx लिखना है। तो कहा गया 1 प्लस dy बाय dx, ये लेफ्ट साइड, तो 1 प्लस dy बाय dx की जगह पे du बाय dx लिखेंगे। ये बन जाएगा du बाय dx इज इक्वल्स टू, ये कोसेक जैसे का वैसे, और x प्लस वाई को तो मैंने u नाम दिया था, u नाम दिया था। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो रहे थे, इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या वेरिएबल सेपरेट होंगे क्या, ट्राई करके देखते हैं। ये dx dy में है, इधर गया तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये लिखा है du इज इक्वल्स टू, dx इधर जाएगा तो ये आ जाएगा dx। अच्छा, u वाले को नीचे बुलाते हैं, तो कोसेक, कोसेक अगर इधर आया तो साइन बन जाएगा, कोसेक अगर इधर आया तो क्या बन जाएगा, साइन। कोसेक का रेसिप्रोकल यानी साइन होता है। अब देख सकते हो आप वेरिएबल सेपरेट है, x अलग है और u वाले अलग है। अब आप इसमें इंटीग्रेट कर दो, और जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको बता दो साइन u का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है cos u, सॉरी माइनस में cos u, और इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन होता है x, और इंटीग्रल कांस्टेंट c तो आएगा ही आएगा। लेकिन आपको पता है u नकली था, u असल में कौन था, u असल में x प्लस वाई है। तो आंसर आएगा माइनस में कोसेक, सॉरी कॉस u की जगह पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस सी, और ये अपना रहेगा फाइनल आंसर। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना होता है। ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, इसमें भी ट्राई करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या रखूं, इसको u बुलाना चाहिए क्योंकि ये भी वेरिएबल सेपरेट नहीं होता। u किसे बुलाना चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, ये जो आपको एंगल दिख रहा है इसको। तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, लेट ये जो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है इसे मैं नाम दूंगा u। इसे पहले u नाम देंगे। u नाम देने के बाद मैंने आपको बोला है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, और y वाला बंदा है तो dy बाय dx आएगा, और u का डेरिवेटिव आएगा du बाय dx। फिर आगे क्या कर सकते हैं, इसमें से देखो ये 2 अगर आप कॉमन लेते हो, इसमें से 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड में भेज देना। सर आपको कैसे पता लगा कि 2 कॉमन लेना है करके, वो इसीलिए क्योंकि मेरी भगवान ने 2 आंखें क्यों दी आपको, एक आंख आप सॉल्व करते रहो, एक आंख इधर देखते रहना कि क्या क्वेश्चन में दिया है। तो मेरा ना एक नजर हमेशा क्वेश्चन के ऊपर रहती है। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये जो चीज है बिल्कुल इसकी जैसे दिख जाएगी, इसलिए मैं 2 कॉमन ले रहा हूं। 2 कॉमन लेके नीचे भेज दो या सबको 2 से डिवाइड करो, एक ही बात है। तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, इसकी जगह पे 2 से डिवाइड किया तो 1/2 du बाय dx। ये दूसरा सब्स्टिट्यूशन मिल गया, ठीक है, 2 से डिवाइड किया। अब देखो ये चीज और ये चीज पूरे मैचिंग मैचिंग है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन में क्या होगा, जहां पे भी x प्लस वाई डी वाई बाय dx लिखा है उसकी जगह 1/2 du बाय dx लिखना है, इसकी जगह पे लिखना है 1/2 du बाय dx इज इक्वल्स टू सेक जैसे का वैसे, सेक जैसे का वैसे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे यू लिखना। ठीक है, फिर आप क्या करो, अब वेरिएबल सेपरेट करके देखो, तो ये u वाली टर्म है, u को इधर लिखेंगे, x को उधर लेके जाएंगे। सेक इधर आया तो क्या बनेगा, cos, सेक इधर आया तो cos, ये बन जाएगा cos u du, और ये जो नीचे में 2 इंटू dx लिखा है, 2 इंटू dx नीचे है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में जाएगा 2 इंटू dx।
अब आप इंटीग्रेट कर दो। जैसे आप इसे इंटीग्रेट करोगे कि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन यू, लेकिन यू तो नकली था, यू असल में कौन था, यू असल में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपको बस याद रखना है कि किसी टर्म को हमें टी बुलाना होता है, डिफरेंशिएट टी या फिर यू बुलाना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है और वैल्यूज रखनी होती है। इन क्वेश्चंस को आप घर में मतलब घर में ही होंगे और कहाँ होंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार देखना। कुछ और तमाम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये वाला देखते हैं। इसमें बोला है कि x dy by dx माइनस वाई इंटू ई टू दी पावर y बाय x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस x। वेरिएबल सेपरेट करके देखोगे तो नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। अच्छा सर, आपको ये पहली नजर में कैसे पता कि इसमें नहीं लगा करके वेरिएबल सेपरेबल, ये पता कैसे चल जाता है? तो इसमें भी कुछ छोटे मोटे मैंने जुगाड़ सोचे। जुगाड़ ये है कि अगर आप देखो यहाँ पे y बाय x दिखे तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैं हमेशा फोकस रखता हूँ y अपॉन एक्स पे। मुझे पता है कि अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो वो पक्का सब्स्टिट्यूशन में ही देगा, 2 मार्क्स का है तो वेरिएबल सेपरेबल में ही देगा, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल में डायरेक्टली सेपरेट हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं होते हैं। तो इसीलिए जितने भी सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है वो मेजरली 3 मार्क्स में ही आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी चीज y बाय एक्स दिखा और मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के दिया था कि y बाय एक्स दिखे तो उसे u बोलना होता है ना। तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, लेट जो भी y अपॉन एक्स में चीज लिखी है उसे हम क्या बोलेंगे, u बोलेंगे। फिर आप क्या करो, x को इधर भेजो तो y इज इक्वल्स टू बन जाएगा u इंटू एक्स। अब क्या करो, अब डिफरेंशिएट करो, एक चीज ये बन गई। ठीक है, ये इसको भी बोल सकते हैं y की जगह ux, और जैसे आप इसे डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको पता लगेगा y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx। यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगेगा क्योंकि दोनों वेरिएबल है। फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको अगर ढंग से लिखा जाए तो dy बाय dx की जो वैल्यू है वो है u प्लस एक्स du बाय dx। फिर क्या करो, ये जो भी सब्स्टिट्यूशन आया है ये क्वेश्चन में रख दो। अपना क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा हमें ना क्वेश्चन में हम y अपॉन एक्स को u बोल रहे हैं, या u कहूं y की जगह पे u इंटू एक्स है, मतलब कहानी से y को हटाना है, y चाहिए ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तीन नहीं ले सकते, 2 ही वेरिएबल रह सकते हैं। तो x और y है और इस क्वेश्चन में हम u और x रखेंगे, y को रिप्लेस करेंगे, जहां जहां y है वहां वहां पे रिप्लेसमेंट करना। x जैसे का वैसे, dy बाय dx है तो ये dy बाय dx की वैल्यू, फिर आएगा माइनस y की जगह पे क्या लिखना है, y की जगह पे ux, y की जगह पे ux, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंड देन e टू दी पावर y बाय x को तो मैंने u नाम दिया था, y बाय x को u नाम दिया था, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जैसे का वैसे और एक cos x भी जैसे का वैसे। अच्छा, ये डब्बे में क्या है, डब्बे में तो dy बाय dx मतलब ये लिखना था u प्लस एक्स du बाय dx। अब क्या करो, तो एक काम कर लेते हैं, ये x को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, x को इधर भी मल्टीप्लाई करते हो इधर भी मल्टीप्लाई करता हूं, तो आपको मिलेगा x को अगर u से करते तो ये बनेगा x इंटू यू प्लस x इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर du बाय dx। इसमें लिखा है माइनस में ux और इज इक्वल्स टू, अच्छा e टू दी पावर x भी, इन सबको मल्टीप्लाई में e टू दी पावर u, इन सबको मल्टीप्लाई में e टू दी पावर u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फिर लिखा है cos x। अच्छा, अब क्या करें, ये दिखते ही पहली चीज जो दुनिया भी करती है हम भी करेंगे, काटने का काम। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है, x इंटू यू बोलो या u इंटू एक्स बोलो एक ही चीज होती है। बचा कुछ लिख लो, बचा क्या, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर du बाय dx इंटू में बचा e टू दी पावर u, इधर में बचा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और लिखते ही आपकी आंखें और चमकनी चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट गया और ये dx को अपन उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा e टू दी पावर u, फिर लिखा है du, dx को उधर भेजोगे तो ये लिखा है cos x dx। बस हो गए वेरिएबल सेपरेबल। हम सब्स्टिट्यूशन इसीलिए तो करते हैं वेरिएबल सेपरेट हो जाए, u वाले अलग x वाले अलग। तो अब इंटीग्रेट कर दो, और जैसे आप इंटीग्रेट करोगे e टू दी पावर u का इंटीग्रेशन है ना du ही होगा, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, और इंटीग्रल कांस्टेंट से इसे लिखना नहीं भूलना, ठीक है, याद रखना। ठीक है, प्लस से रहेगा,
u नकली था, u असल में कौन था, u असल में सर y बाय एक्स था, तो आंसर आ जाएगा e टू दी पावर y बाय एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये अपने सॉल्यूशन है इसके, ये आप लिख लीजिए और अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि x dy बाय dx इज इक्वल्स टू x tan y बाय x प्लस y। क्या करोगे, तो पहली नजर आपकी जानी चाहिए y अपॉन x, और जैसे ही y अपॉन x दिखे तो आपको क्या करना है, u रखना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, लेट जो भी y अपॉन x है इसे क्या मानेंगे, u। इसी का मतलब क्या है, इसी का मतलब होता है कि y की जगह पे मैं ux लिखने वाला हूं। और जैसे आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो डिफरेंशिएट करना कंपल्शन है। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो y का डेरिवेटिव बनेगा dy बाय dx, और यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगाओगे तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहां से आपको ये बात पता लगी कि dy बाय dx की जगह पे मुझे लिखना है u प्लस x du बाय dx। बस ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूशन जो है वो आप क्वेश्चन में कर दो, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन हमारा बनेगा x जैसे का वैसे dy बाय dx की जगह पे लिखना है u प्लस x du बाय dx। उसके बाद इक्वल्स टू दिया, x है तो x लिखा, tan है तो tan लिखा, y बाय x को क्या लिखेंगे, y बाय x को लिखना है u, और प्लस में y को क्या लिखना है, y की जगह पे ux। बस एक बात इसका ध्यान रखना, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो पूरा सब्स्टिट्यूशन रखने के बाद हर जगह पे y नहीं है, मतलब देखो y कहीं पे भी नहीं है, u और x का ही राज है ना। इस बात का एक बार श्योरिटी चेक करना, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करो दो ही वेरिएबल होने चाहिए, u और x ही है। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगा के देखो, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये लिखा है x इंटू यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टैन यू प्लस में यू एक्स जैसे का वैसे। और सिमिलरली ये एक्स यू और यू एक्स कट गए है ना, इधर जाके माइनस होगा तो कट गया, बचा कुछ लिख रहा हूं, तो बचा कौन, तो मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये लिखा है x इंटू में tan u। अब देखो एक और कट रही, ये x और ये स्क्वायर वाला एक x कट गया, तो लिखा है x इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू tan u। वेरिएबल सेपरेट करना है, ये u वाला बन रहा है तो इधर भेजते, x और dx को उधर भेज देंगे, तो लिखा है 2u, tan इधर आया तो cot बन जाएगा और इक्वल्स टू dx जाएगा ऊपर, और x ऊपर था तो x आएगा नीचे, है ना, x ऊपर है तो x नीचे आएगा, dx नीचे था तो dx ऊपर चला गया, tan ऊपर है tan नीचे आएगा, नीचे वाला tan मतलब ऊपर वाला cot ही होता है। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो cot का इंटीग्रेशन पता है, cot का इंटीग्रेशन log में आएगा, log ऑफ sin x, u आएगा, यहाँ पे u वेरिएबल है, फॉर्मूलेज रट के रखना अच्छे से। 1/x का इंटीग्रेशन ये होता है log x, ये भी log, तो कांस्टेंट भी किस में आएगा, log में ही आएगा, तो log c। फिर इसके बाद क्या करूं, ये log जैसे का वैसे, ये sin u जैसे का वैसे, और ऐसे u की वैल्यू रख देते, u तो नकली था ना, u असल में कौन था, u असल में था y अपॉन x, तो sin y अपॉन x इज इक्वल टू ये log m प्लस log n, तो प्लस रहा तो इंटू में, तो ये बन जाएगा log x इंटू में c। अब log कंपेयर करोगे तो ये बन जाएगा sin y अपॉन x इज इक्वल्स टू xc, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट अपना थर्ड मेथड नंबर 3, इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या होता है, इसमें एक हमें पैटर्न दिखता है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन उस पैटर्न का मिल गया तो समझ जाना ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है, इसका पैटर्न क्या है वो ध्यान से देखना। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली मेथड भी बोलते हैं, तो इसमें कुछ स्टेप्स भी बता रहा हूं। स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर 1 कि ये वाली मेथड तभी अप्लाई हो सकती है जब इस क्वेश्चन की शक्ल जो है, क्वेश्चन की जो शक्ल है वो ऐसे दिखनी चाहिए, dy बाय dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू q। अगर क्वेश्चन आपको ऐसी शक्ल का दिखे तो समझ जाना ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें एक काम की चीज ये कि इधर जो है, इधर dy बाय dx का जो नंबर है
dy बाय dx का जो आपको नंबर दिख रहा है वहां पे कोई भी नहीं चाहिए, ये जगह जो है ना पूरी खाली चाहिए, खाली, कोई भी नंबर नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। हमारे यहाँ ना डॉगी, पता नहीं क्या हो गया, डॉगी भौंक रहे हैं, आ जाओ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अगर आपको आवाजें आ रही है तो डॉगीज की। खैर, ये मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो भी नंबर्स है वो खाली चाहिए, कोई भी नंबर नहीं चाहिए, और रहा तो अगर कोई नंबर है, सपोज 2 रहा तो 2 से डिवाइड मार दो, जगह खाली हो जाएगी। तो डिवाइड बाय dx के आगे कोई नहीं चाहिए। दूसरा, यहाँ पे इनटू में हमेशा y चाहिए, याद रखना, इनटू में हमेशा कौन चाहिए, y स्क्वायर नहीं, y का फंक्शन नहीं, सिर्फ y चाहिए, ठीक है। और ये जो p और q है ये x की शक्ल वाले लोग रहेंगे, x की शक्ल, x की शक्ल वाले लोग रहेंगे इस सिचुएशन में। ये पहली स्टेप, ठीक है, जिस पे आपको ध्यान देना है। स्टेप नंबर 2, फिर क्या करना है, एकदम सीधा सीधा रास्ता है इसका। स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप में क्या करना, हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये पूरा पावर में, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला। इसके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ सकता है ना, तो ये वाली प्रॉपर से समझना। और थर्ड स्टेप, जैसे आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सीधा सीधा आंसर होता है कि जो भी आपका आंसर रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, क्या रहेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी जो भी आपने निकाला है वो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी आपने निकाला है वो विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। ये क्या है, ये आंसर निकाल, इससे हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखो, इंटीग्रेट करो तो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि x dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर log x। और आप देख सकते हो पहला तरीका क्या है, क्वेश्चन की शक्ल ऐसी चाहिए, ऐसा नहीं है, मतलब dy बाय dx के आगे कोई भी नंबर नहीं चाहिए। तो dy बाय dx का आगे ये रहा dy बाय dx, और इसके आगे कौन लिखा है, x, और मुझे x नहीं चाहिए, तो क्या करूं, डिवाइडेड बाय x कर दो। तो मैं क्या करता हूं, सबको डिवाइड कर रहा हूं, किससे, x से, और x से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये बन जाएगा dy बाय dx, जिसके आगे की जगह खाली हो गई। उसके बाद प्लस में x से डिवाइड करोगे तो 2 अपॉन x, y जैसे का वैसे, ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन x log x। मैंने क्या किया, x से सबको डिवाइड किया, इसको भी और इसको भी। फिर इसमें इसको इसके साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने पे आपको ये बात पता लगेगी कि हियर कंपेयर करने पे dy बाय dx की जगह पे dy बाय dx है, इनटू में y तो इनटू में y है, तो p की जगह पे कौन है, तो p की जगह पे 2 अपॉन x है। q की जगह पे कौन है, q मतलब इक्वल्स टू के बाद वाला, तो एक x कट गया तो ये लिखा है x इनटू में log x। इस तरीके से p और q आपको मिलेगा। ध्यान इस बात पे देना है कि जो भी p और q आप लिखते हो वो x की शक्ल वाले ही चाहिए, ठीक है। देखो ना x के फॉर्म में, ये भी x के फॉर्म में, इसमें y वगैरह आया तो नहीं चलेगा, सिर्फ x के फॉर्म में चाहिए। फिर क्या करूं, p आ गया, q आ गया मेरे पास। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 है कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और इसमें आप वैल्यूज रख दो, e जैसे का वैसे, इंटीग्रेशन जैसे का वैसे। p मतलब कौन था, p मतलब 2 बाय x था विथ रिस्पेक्ट टू x। e जैसे का वैसे, 2 कांस्टेंट है तो बाहर, तो अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है, याद रखना। अपॉन में अगर x रहा तो उसका इंटीग्रेशन log x होगा, और इसमें इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं देते। फिर आगे क्या करूं, ये 2 को पावर में भेजो, क्यों, क्योंकि e के पावर में अगर log रहा तो कैंसिल आउट होता है, e के पावर में log रहा तो हमेशा क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। लेकिन इसके लिए 2 बीच में आ रहा है तो 2 जो है वो पावर में चला जाएगा, तो बनेगा e टू द पावर log ऑफ x स्क्वायर। अब e और log कट गए तो बचा कौन, x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर आ गई। इस सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था y, ये यहाँ पे लिखा है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c। अब वैल्यू रखो y जैसे का वैसे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे x स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ q मतलब कौन था, x इंटू log x था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर है विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
ये लिखा है y इंटू में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये log x को पहले लिख रहा हूं इंटू में, और x इंटू एक्स स्क्वायर ये होता है एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन अब हमारी नहीं है तो सर इंटीग्रेशन में ही डूबी है ना। अब क्या ही कर, थोड़ा सा तो भी इंटीग्रेशन आपको आना ही चाहिए। अब इसमें कैसे करोगे, तो ये इंटू में है तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, ये y जैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर जैसे का वैसे। प्रोडक्ट रूल मतलब ये बन गई फर्स्ट टर्म, ये बन गई सेकेंड टर्म। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मतलब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, log x का डेरिवेटिव 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x टू द पावर 4/4 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस में c। क्या क्या एक बार रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा, धीरे धीरे सिखा रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये क्या चीज है, ये प्रोडक्ट रूल होता है ना। और प्लस सी जैसे कैसे, बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है। और कहा लिखो, इसके बाद यहां लिख रहा हूं, इसके बाद इधर साइड में लिख रहा हूं, ये लिखा है y इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये x टू द पावर 4/4 को पहले लिख लेते हो, x टू द पावर 4/4, और ये जो log x है वो जैसे का वैसे, log x जैसे का वैसे, देन माइनस का साइन है तो माइनस दे देता हूं। इसमें से अगर आप देखोगे ये 4 कॉमन आता है, 4 इंटीग्रेशन के बाहर, जितने भी कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेना, तो 1/4 बाहर, और इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर 4 अपॉन x, तो एक x कट गया तो एक बार x बचेगा, यानी x क्यूब बचेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस c तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये लिखा है x टू द पावर 4/4 log x जैसे का वैसे माइनस 1/4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 प्लस सी, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन किया, तो फाइनली मेरे पास जो आंसर है वो आया y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4/4 log x माइनस 4 4 16 एक्स टू द पावर 4/16 प्लस सी। अब आप चाहे तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, x टू द पावर 4/4 आप कॉमन भी ले सकते हो, तो वो अगर आप पहली बारी में भी कॉमन लिया तो भी चलेगा, इतना लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, ये भी सही आंसर है, और कॉमन लेके करते हो तो भी चलेगा। इसमें एक सिली मिस्टेक ये हो सकती है कि आपके दिमाग में एक ख्याल आ सकता है कि सर क्या एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो जवाब है एक्स स्क्वायर से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट बुरा मान जाएगा। लेकिन सर कांस्टेंट को तो फर्क नहीं पड़ता था ना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो याद रखना, कांस्टेंट को फर्क तब नहीं पड़ता जब आप कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई करो। किसी नंबर से अगर आप करते हो तो वो कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल है और वेरिएबल से डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट में मर्ज नहीं होता। तो वेरिएबल से डिवाइड वगैरह करके कांस्टेंट्स को कांस्टेंट के साथ नाइंसाफी नहीं करना। कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट्स को ही झेल सकता है, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया चलेगा, कांस्टेंट को लॉग कांस्टेंट लिखा तो भी चलेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, नंबर से किया तो चलता है, आप वेरिएबल्स के साथ नहीं कर सकते। वेरिएबल से करने जाओगे तो फिर आपको डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, खैर वो ज्यादा डिटेल वाली बात होगी, फिलहाल ये अपना फाइनल आंसर रहेगा, लिख लीजिए। जुलाई 2024 में आया ये वाले क्वेश्चन ने सबको मतलब शॉक कर दिया था उस वक्त, है ना, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन हम पढ़ते थे वो एक्स और वाई के फॉर्म में पढ़ते थे, और बोर्ड में जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था वो आर और थीटा के हिसाब से दिया था। अब जिसने अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करके क्वेश्चन सॉल्व किए उनसे तो जम जाएंगे, लेकिन जो रट्टा वगैरह मारते थे उनके तो पसीने छूट गए थे इस क्वेश्चन में। क्या इसको करना कैसे था वो देखिए। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये था कि हमेशा पहले देखना कि ये डी थीटा ये डी आर है, तो मैं कोशिश करूंगा एक तो डी थीटा बाय डी आर निकाल के देखूं या डी आर बाय डी थीटा निकाल के देखो, है ना, जैसे डी वाई बाय डी एक्स होता था, डी एक्स बाय डी वाई होता था, बिल्कुल वैसे करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पूरी कहानी में ये करना चाहता हूं कि यहाँ पे सबको मैं डी थीटा से पहले डिवाइड कर देता हूं, है ना, तो डिवाइड बाय डी थीटा, डी थीटा से डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये वाली टर्म बन जाएगी डी आर अपॉन डी थीटा, प्लस में इन सबको डी थीटा से करोगे तो डी थीटा के साथ कट गया, सिर्फ ये ब्रैकेट बचेगा, कौन, 2 cot थीटा इंटू आर। आप मेरी चालें भी समझते जाना मैंने क्या किया, आर को लास्ट में लिखा है, ठीक है,
और ये जो मैं लिखा है साइन 2 थीटा उधर गया तो माइनस में साइन 2 थीटा। लेकिन सर आपने ऐसा किया 2r को क्यों इधर साइड में लिखा? क्योंकि मैं आपको पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। क्या पैटर्न बना देखो, ये dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। अभी जैसे सीखा बिल्कुल उस पैटर्न में बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता लगी, यहाँ पे p की जगह पे कौन है तो 2 cot थीटा और q की जगह पे कौन है माइनस में साइन 2 थीटा। ये माइनस कहां से है, ये शिफ्ट किया था माइनस साइन थीटा, उधर प्लस का माइनस हो जाएगा। ये मेरे पास पैटर्न बन गया। अब अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये बन जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 cot थीटा d थीटा। इस बार थीटा वेरिएबल है तो x नहीं आएगा, थीटा आएगा। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा। cot का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन थीटा। e और log कट सकते हैं, 2 बीच में आ रहा है तो 2 को ऊपर भेजेंगे तो ये 2 ऊपर जाके साइन स्क्वायर बनेगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। e और log फिर आपस में कट जाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्या आएगा। तो सॉल्यूशन जो होता था वो कुछ इस तरीके से था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c। इस तरीके से सॉल्यूशन होता था। पर हमारी कहानी में x और y नहीं है, हमारी कहानी में r और थीटा है। तो यहाँ पे y की जगह पे r, x की जगह पे थीटा। बस अब इसमें वैल्यू रखो, r जैसे का वैसे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q मतलब कौन था, q मतलब था माइनस में साइन 2 थीटा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन था साइन स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस c। अब इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेशन को, तो प्रोडक्ट टूल नहीं लगाना, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाना। क्या करो देखो, ये लिखा है r साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, माइनस को तो पहले ही बाहर निकाल लेंगे, एंड देन यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा जैसे का वैसे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस c। आगे और क्या करूं, तो ये लिखा है r साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में बचेगा ये साइन इंटू साइन स्क्वायर यानी साइन क्यूब थीटा इंटू में कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस c। अब इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सारे टाइप्स आपको पढ़ाया जाता है, प्रोडक्ट टूल नहीं लगा रहा। यहाँ पे देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस उसके बगल में, साइन का डेरिवेटिव कॉस उसके बगल में, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे जो आप इंटीग्रेशन में पढ़ते हो, डिपेंड ऑन डेरिवेटिव वाला ये टाइप है ना। देखो इसका डेरिवेटिव इसके बगल में लिखा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस प्रेजेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं r साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू माइनस 2 जैसे का वैसे। और ये पूरी कहानी में ये जो इंटीग्रेशन है इसमें मैं एक काम करूं, साइन थीटा को t बोल रहा हूं। अगर साइन थीटा को मैंने t नाम दे दिया ये t क्यूब बन गया। अगर साइन थीटा का मतलब t है तो कॉस थीटा डी थीटा जो है वो तो dt बन जाएगा। कैसे सर, ये कैसे आती है, इधर साइड में करके भी दिखा रहा हूं। मैंने क्या किया, पूरी कहानी में साइन थीटा को बुलाया t, और जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा ये क्या बन जाएगा dt। बस ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूशन जो है ये इस क्वेश्चन में करें, और ये प्लस सी तो जैसे का वैसे, तो ये बन जाएगा r साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टी क्यूब का इंटीग्रेशन t टू द पावर 4/4 प्लस c। ये लिखा है r साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 और 1 कट के माइनस में t टू द पावर 4/2 प्लस c। और क्या कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं ये वाले 2 को उधर भेज देते हैं या सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2r साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, आपको पता है t नकली था, t असल में कौन था, t असल में था अपनी कहानी में ये इधर लिखा है, t का मतलब साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा टू द पावर 4 प्लस c। माइनस वाली चीज को इधर लेके आओगे तो 2r साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस इक्वल्स टू c। दैट्स ऑल, ये अपना आंसर है। अगर आपने 2 को शिफ्ट नहीं किया तो भी चलेगा, यहाँ पे मैंने कैसे 2 से सबको मल्टीप्लाई किया ना, अगर आपने नहीं भी किया डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 भी रखा तो भी वो सही ही माना जाएगा। बस ये अपना फाइनल आंसर है, लिख लीजिए, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन को एकदम ऐसी कोई खास बड़ी चीज नहीं है,
इसका बोलना बस ये है कि आप क्या करो, जो जिस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही करना है, बस इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट्स नहीं आना चाहिए। मतलब जो इंटीग्रेशन करने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद जो प्लस सी आता है उससे हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। रिमूव करना मतलब उसकी जगह पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रिमूव लिखने से अच्छा मैं लिखूंगा प्लस सी जो होता है उसे हमें क्या करना होता है, फाइंड करके पुट करना होता है। सी की वैल्यू फाइंड आउट करो और लिखो। पर सर सी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए वो और एक्स्ट्रा गिवन चीजें आपको देंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है और एक्स्ट्रा चीज ये लाके दी है, एक्स की जगह π/6 और y की जगह 0। ये हमें मदद करेगा सी निकालने के लिए। ठीक है, इसका काम सबसे लास्ट में होता है, पहले नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे। कैसे करूं, तो सॉल्व करने के सब 3 मेथड थे। वेरिएबल सेपरेबल था, वो सब्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज थी, और पर्टिकुलर बोल रहा हूं लीनियर डिफरेंशिएबल था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। तो इसमें सबसे पहला फंडा वही लगा के देखना, वेरिएबल सेपरेट करके देखना। dx को उधर भेज देता हूं तो ये बन जाएगा dy, ये y वाला बंदा है तो नीचे आ जाएगा तो e⁻²y। cos x जैसे का वैसे, dx डिवाइड में तो dx हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब आप इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन करना है क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए। इसको आप e⁻²y लिख सकते हो। ये हुआ है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ठीक है, कर ही लेते ना। cos x फिर आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन e⁻²y डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, और प्लस में इस बार कौन आएगा, प्लस में इस बार आएगा c। ये तो अपना सॉल्यूशन आ गया, लेकिन सॉल्यूशन आने के बाद, लेकिन हाँ ये तो पर्टिकुलर का क्वेश्चन है, और पर्टिकुलर में हम क्या करते हैं, इस c की वैल्यू फाइंड आउट करके इसी में रखते हैं। c की वैल्यू फाइंड आउट करके इसी में रखते हैं। फाइंड आउट कैसे करूं, तो ये वाले एक्सप्रेशन से निकालो। x की जगह π/6 और y की जगह 0 रखने पे आपको c मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एट, अगर मैं x की जगह पे π/6 लिखता हूं और y की जगह पे 0 लिखता हूं, कहां पे, ये वाले इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे क्या मिलेगा, x की जगह π/6 तो ये आ जाएगा e⁻, y की जगह 0 डिवाइडेड बाय -2, और साइन x की जगह पे π/6, इससे मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। किसी भी इसका पावर 0 रहे तो 1 होता है, ये -2 जैसे का वैसे, π/6 का मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस c। ये 1/2 प्लस में इधर आया तो माइनस में होगा, तो -1/2 इज इक्वल्स टू c, -आधा मतलब -1 इक्वल्स टू c। और जैसे c की वैल्यू मिल गई, वापस इक्वेशन नंबर 1 में रखो, तो मेरा जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा e⁻², इसको नीचे भी लिख सकते हैं, मतलब -1/2 e⁻² इज इक्वल्स टू साइन x जैसे का वैसे, और c की वैल्यू कितने, c की जगह पे -1, आ जाएगा माइनस। बस इतना भी लिखा तो भी चलता है, या सबके साइन भी चेंज किए तो भी चलेगा। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, और सबको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 e⁻y इज इक्वल्स टू माइनस, साइन x -1 है तो 1 - sin x होगा, क्योंकि मैंने सबको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पोजीशन चेंज, -1 का +1 और sin x का -sin x। ठीक है, इस तरीके से भी आप सॉल्यूशंस को कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, इसमें बस हमें c की एक्स्ट्रा वैल्यूज निकालनी होती है। लिख लीजिए, ये वाला 2022 का क्वेश्चन, मैं मोस्ट ऑफ द वही ट्राई कर रहा हूँ कि PYQs करो, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, है ना। तो इसमें देखेंगे तो y और 0 और x की वैल्यू 0, मतलब y और x दिया मतलब वही रहेगा, पर्टिकुलर है, लास्ट में c नीचे। पहला फंडा वही, वेरिएबल को सेपरेट करके देख लेते हैं। ये लिखा है x + 1 dy/dx, और क्या करूं, 1 को उधर शिफ्ट कर देते तो ये लिखा है 2 e⁻−y +1 आ जाएगा। ये पूरी पार्टी y वाली है और ये x वाला है ना, ठीक है। तो इन सबको नीचे लेके आओ और dx और x + 1 को उधर लेके जाओ, तो ये बनेगा dy, और नीचे में कौन आएगा, ये कौन है, 2 e⁻−y +1, और इज इक्वल्स टू, ये dx नीचे था तो dx जाएगा ऊपर, ये लोग ऊपर थे, x + 1 ये आ जाएगा नीचे। ओके, फिर आगे वेरिएबल तो सेपरेट हो गए, तो इंटीग्रेट कर लेते। इसका इंटीग्रेशन तो कर लूंगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करते, अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, और मेरा तरीका देखना मैं क्या करूं, यहाँ पे e⁻−y है, एक काम करते, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 e⁻y
+1, ये -y का +1 हो गया, नीचे गया ये, और dy जैसे का वैसे। इधर भी आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 और dx। और सोचते और क्या करो, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1/2 प्लस e टू द पावर y होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया dy, और ये आ जाएगा 1 में x+1 dx। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, दुश्मनों के दुश्मन दोस्त, ये ऊपर चला जाएगा। तो आपको फाइनली मिलेगा इंटीग्रेशन में e टू द पावर y डिवाइडेड बाय 2 प्लस e टू द पावर y dy इज इक्वल, ये जैसे का वैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 विथ रिस्पेक्ट टू। अब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, 2 का डेरिवेटिव 0 और e टू द पावर y का e टू द पावर y, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो वो डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो आंसर आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 2 प्लस e टू द पावर y, ये आ जाएगा log ऑफ x+1, और ये भी log में ये भी log में, तो कांस्टेंट भी किस में लेना पड़ेगा, log में लेना पड़ेगा। फिर मर्जअप कर लेते, ये लिखा है 2 प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू log m प्लस log n, तो ये x+1 इनटू में आएगा c, ठीक है, log का आ गया तो log फिर कैंसिल आउट भी हो गया, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन इसमें c मिसिंग है, तो c कैसे निकालेंगे, अगर आप c की वैल्यू निकालना चाहते हो तो उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें गिवन है, y की जगह 0 और x की जगह पे 1, एट y की जगह पे 0 और x की जगह पे 1 रखते हो, किसमें, क्वेश्चन में, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या बनेगा, नीचे लिखता हूं इसको, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन बनेगा y की जगह 0 और x की जगह 1 रखना है, तो ये 2 प्लस y की जगह 0 x की जगह पे 1 c जैसे का वैसे, e टू द पावर 0 यानी 1 होता है और 2 प्लस 1 बन गया 3, 1 प्लस 1 होता है 2 इंटू c, मुझे c चाहिए तो c की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये जो c की वैल्यू आई है ये वापस इक्वेशन नंबर 1 में रखना, तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम, जो कि अपना फाइनल आंसर रहेगा, ये लिखा है 2 प्लस e टू द पावर y इज इक्वल्स टू x+1 और कांस्टेंट कौन है 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, और आप चाहे तो ये वाले 2 को इधर भेज सकते हो, 3 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इतना रखा तो भी चलते हैं, ठीक है, कर ही लेते, तो 2 2 बन जाएगा 4, 2 e टू द पावर y, 3 से करोगे तो 3x प्लस 3। अब देखो ये 4 में से 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, या सबको इधर बुला लेते, इन सभी पार्टी को यहां बुलाते, तो 2 e टू द पावर y, 3x इधर आया तो माइनस में 3x, और 4 में से 3 गए तो 1, ये थोड़ा और अच्छी शक्ल दिख रही है, इसलिए ना वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन पढ़ाते, प्रूव दैट में कैसे पता रहता है क्या आंसर लाना है, इसमें कैसे थोड़ा सा ऐसे चेंजेस करना पड़ सकता है, पर स्टिल आपको मार्क्स मिलेंगे अगर वो रिलेटिवली करेक्ट है तो, ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। आगे के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ते हैं इसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, खास करके इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आपको पूछेंगे, और इसकी खास बात आपको और बता देता हूँ, सुन के मे भी आपको अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, इसके ऊपर के क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह जो रहेंगे एप्लीकेशन के अंदर बहुत रेयरली चांसेस है कि इसके ऊपर के आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जनरली सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन है इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया वो ज्यादातर आता है क्वेश्चन, ठीक है, अभी तक 4-5 साल के पेपर भी मैंने देखे तो इस टॉपिक से ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, स्टिल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि क्या रहता है इसमें। इसमें बेसिकली हम 3 चीजें पढ़ते हैं, पहला होता है पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन या फिर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये किसमें टॉपिक है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सेकंड है ये फर्स्ट, सेकंड इसमें हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके, और थर्ड हम पढ़ते हैं यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, इस तरह के 3 टॉपिक हम पढ़ते हैं। पॉपुलेशन या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कोई भी चीज समय के साथ इंक्रीज होती है ना, जैसे वो क्वेश्चन कैसे देंगे, एक वर्ड प्रॉब्लम रहेगा उसमें बोलेंगे कि अभी 10,000 पॉपुलेशन है, फिर 10 साल बाद वो 1 लाख पॉपुलेशन होगी, 20 साल बाद वो 10 लाख पॉपुलेशन होगी, तो ऐसे कुछ तो भी सिनेरियो रहेंगे और बोलेंगे कि बताओ कि इतने फलाने समय में कितने पॉपुलेशन हो जाएगी,
10 साल में इतने, 20 साल में इतने, तो 50 साल में कितनी रहेगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यानी इंक्रीज होने वाली चीज, रेडियो एक्टिव डीके मतलब डिक्रीज होने वाली चीज, जो चीज समय के साथ डिक्रीज होती रहती है। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अभी उसका कोई पर्टिकुलर वेट है, समय के साथ उसका जो वेट है वो डिग्रेड होने लगता है, कम कम होने लगता है। अभी 20 किलो तो बाद में 10 किलो होगा, फिर 5 किलो होगा, तो समय के साथ उसकी वैल्यू घटती जाती है, उसे हम रेडियो एक्टिव डिक्री के कंसिडर में करते हैं। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मतलब कोई भी चीज सराउंडिंग का टेम्परेचर और किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में जो रिलेशन होता है उसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। हालांकि इसके ऊपर का अगर आपको पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताइए, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर वो काहे का वन शॉट, है ना। तो ये वाले टॉपिक मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि सर आप मेरे को वर्ड प्रॉब्लम भी सिखाओ, मेरे को वर्ड प्रॉब्लम सीखने की इच्छा है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। अगर कमेंट आता है तो फिर मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूंगा, उसके भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा। पीवाई क्यूज में अभी तक नहीं पूछा है इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल भी आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की तो आप ऐसे कमेंट करके बताना, मैं तीनों टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मैंने जो कुछ भी सिखाया वो अच्छे से समझा होगा। एक्सरसाइज के पर्टिकुलर क्वेश्चंस ट्राई करके देखिए, है ना। वो क्वेश्चन जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना तो कभी नहीं आएगा, है ना। मैं कितना भी जोर लगा दूं, कितने भी क्वेश्चंस करा दूं, आपको नहीं समझेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जो जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं मुझे डीएम करते ही पूछिए, है ना, और मैं वो समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।